हेलो बच्चों। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसमें किस तरह से गैमीट बनते हैं और किस तरह से हमारा F2 जनरेशन में जो रेशियो है वो 9:3:3:1 आता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, बेसिकली ये जो लॉ है ना, ये जो हमारा नियम है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र व्यूहन का नियम। ठीक है, मेरा गला सही चल नहीं रहा है तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उतना एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, चैप्टर हमारा वही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि भैया मेंडल जी ने क्या किया था कि दो कैरेक्टर लिए थे। एक क्या लिया था कि राउंड शेप ले लिया था और जो करेक्ट वो था उसका कलर वो येलो ले लिया था। ठीक है, और अगला क्या किया था कि जो हमारा शेप था वो रिंकल्ड हो गया था और जो हमारा कलर था वो कैसा हो गया था, वो हो गया था ग्रीन। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमको जो स्पीसीज मिलती है वो कैसी मिलती है, वो मिलती है गोल और येलो। लेकिन ये जो कंडीशन है मेंडल जी ने कहा कि ये जो कंडीशन भैया हमारी है F1 फिलियल जनरेशन की, ये कैसी है, ये हमारी जो कंडीशन है वो है हाइब्रिड। क्या हाइब्रिड कंडीशन है। ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे जब इसमें मेंडल जी ने सेल्फिंग कराया था, क्या कराया था, सेल्फिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था कि वहाँ पे सब के सब कैरेक्टर आ गए, मतलब यहाँ पे राउंड येलो भी आया और राउंड ग्रीन भी आया और ये जो रिंकल्ड येलो भी आया और रिंकल्ड ग्रीन भी आया। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और इसका जो रेशियो था वो कितना था, 9:3:3:1, मतलब 9:3:3:1 का अनुपात, यही ना आया था। अब देखिए ये जो हमारा बेसिकली जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बेसिकली यही बताता है कि यहाँ पे आप गैमीट का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो इसको तो हमने पहले ही सीख लिया है, फिर से उसी को सीखना है कि क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा कि इसमें हम सिर्फ यही सीखेंगे कि इसमें गैमीट किस तरह से बनाएंगे। ये लॉ सिर्फ इतना कहता है कि जो एलील होते हैं ना, जब गैमीट बनेगा तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से किसी भी गैमीट में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो कहने का तात्पर्य ये है, देखो ये लॉ क्या कहता है, देखो जैसे इस कंडीशन में क्या हमारा हेटेरो कंडीशन, ये कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ये जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कहता है कि भैया ये जो कैपिटल आर है एक कैपिटल वाई के साथ जाने के लिए भी स्वतंत्र है और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जाने के लिए स्वतंत्र है, और ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल वाई के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है और यही स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, यही मेंडल जी का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। ठीक है, क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने इसमें क्या कहा था, उन्होंने इसमें सिर्फ इतना कहा था कि ये जो एलील है ना, एलील ये जो जीन है वो मियोसिस के दौरान, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कोई भी एलील किसी भी एलील के साथ जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, देखो एक चीज़ में ध्यान दो, ये मत करना कि ये वाला एलील इसके साथ जा सकता है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे है। देखो मैंने आपको बताया था, ऐसे बताया था ना कि देखो ये मान लो दो पेयर क्रोमोसोम हैं, ये मैंने कहा था कि ये दोनों होमोलॉगस हैं और ये दोनों होमोलॉगस हैं। ठीक है, अब एक गैमीट में ये वाला जाएगा और एक गैमीट में ये वाला जाएगा, एक गैमीट में ये जाएगा, एक गैमीट में, मतलब ऐसे जाता है ना। मतलब देखो एक पेयर में से एक ही क्रोमोसोम एक गैमीट में जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मतलब ये अलग जाएगा, मतलब ये देखो ये वाला, ये दोनों अलग है, मतलब एक कभी भी एक गैमीट में दोनों नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। साथ कौन जाएंगे, किसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हम दो ट्रेट की बात कर रहे हैं इन दोनों। जैसे ये देखो ये तो एक ही कैरेक्टर के लिए है ना, सीड के मतलब जो उसका गोलाकार आकृति है
आकार है उसी के लिए है ना, ये गोल है तो ये गोल के लिए 2 एलील है, ये कलर के लिए 2 एलील है। कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो गोल वाला एलील है वो ये कलर वाले एलील मतलब किसी भी एलील के साथ जा सकता है। सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना ही था, ठीक है। इस चीज़ को देखो समझने के लिए हम थोड़ा चलते हैं मॉडर्न की तरफ, मॉडर्न जेनेटिक्स की तरफ, जो कि मतलब मेंडल के समय में डेवलप नहीं था, उसको हम मॉडर्न तरीके से थोड़ा सा सोचते हैं। लेकिन आप सोचिए ज़रा सा, इस चीज़ को मेंडल ने अपने ज़माने में ही दे दिया था जब क्रोमोसोम नामक कोई भी मतलब ऐसा कोई कुछ खोजा ही नहीं गया था। मेंडल, सोचिए मेंडल कितने बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। वो तो उनका जो एफर्ट था बहुत ही ग्रेट एफर्ट था, वो बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक है। देखिए आगे देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मान लो जैसे ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। देखो मैं उस क्रॉस को जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें हमने कराया था, क्रॉस कराया था, तो इसमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसमें हमने सेल्फिंग कराया तो जो भी बनेगा। तो ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है हम बेसिकली यहीं पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि गैमीट बनाने में हमको यहीं पे प्रॉब्लम होती है। ये भैया यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, चाहे इसको इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ, मतलब गैमीट तो एक ही बनेगा ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्ट मतलब ये जो स्वतंत्र व्यूहन का नियम है यहाँ पे अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तो एक ही टाइप का गैमीट बन रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। गैमीट में वेरिएशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो एलील है ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और ये जो एलील है वो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। देखो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम ये हो गया और दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा अभी देखो मान लेते हैं ये इस पे एलील है इसका, ये कैपिटल आर का एलील है, ये स्मॉल आर वाला एलील है। अच्छा इस पे देखो, जैसे ये देखो इसमें ये कैपिटल वाई वाला एलील इसमें है, और इसमें जो एलील हमारा है वो क्या है, स्मॉल वाई वाला एलील है। आई बात ना समझ में। अब देखो क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मैं इस चीज़ को पहले भी सिखा चुका हूँ और फिर से सिखा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि सर F1 जनरेशन में हम सेल्फिंग किस तरह से कराएं, इसमें गैमीट बनाने में ही से प्रॉब्लम होती है। अगर आप गैमीट बनाना सीख गए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर कहीं आप गैमीट बनाना नहीं सीख पाते हैं तो आप पूरी लाइफ टाइम रहते आएंगे कि भैया इसका जो रेशियो होता है 9:3:3:1 होता है, लेकिन कैसे होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से सिखा रहा हूँ, देखो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। गैमीट फॉर्मेशन के समय ये दोनों एक गैमीट में कभी नहीं रह सकते, ठीक है ना। अब जब ये अगर एक गैमीट में नहीं रह सकते तो मतलब देखो इसमें का एक क्रोमोसोम और इसमें का एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाएगा, और इसमें का एक क्रोमोसोम इसमें का एक क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में जाएगा, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होना चाहिए, देखो ये वाला एक गैमीट, ठीक है, मतलब ये वाला एक क्रोमोसोम इधर से और ये वाला एक क्रोमोसोम आया इधर से, ठीक है। तो ये जो गैमीट बनेगा इसमें जो क्रोमोसोम होगा इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा जरा देखना। देखो ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया कैपिटल वाई, ठीक है। अच्छा ये कंडीशन हो गया। देखो दूसरा जो गैमीट बनेगा, दूसरे टाइप का जो गैमीट बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, वो बनेगा ये देखो ये आएगा इधर से, और ये देखो दूसरा कंडीशन आ रहा है ये वाला, ठीक है। इस कंडीशन में देखो एक क्रोमोसोम इधर से आ रहा है, एक क्रोमोसोम इधर से आ रहा है। इस पे देखो हमारा कैपिटल वाई है, इस पे देखो जो हमारा एलील है वो स्मॉल वाई है, ठीक है। अच्छा अब देखो जो अगला हमारा क्रोमोसोम बन रहा है इसमें देखो जो अगला गैमीट बन रहा है इसमें भी होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब देखो अगली प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वाला जो हमारा क्रोमोसोम है आ जा सकता है इस वाले क्रोमोसोम के साथ, जा सकता है कि नहीं जा सकता। अब इसके साथ जा रहा है तो जरा बताना इसका जीनोटाइप क्या होगा। देखो इसका क्या है स्मॉल आर, तुमने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल आर, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई तो यहाँ पे लिख दिया कैपिटल वाई, ठीक है। अब देखो जो अगली एक कंडीशन क्या बनेगी, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, किससे आएंगे, देखो किससे किससे आ रहे हैं,
एक जाएगा, सॉरी इससे नहीं, इससे तो पहले हमने हर पॉसिबिलिटी दिखा ली है, 2 पॉसिबिलिटी होती है। देखो एक जाएगा यहाँ से और दूसरा जाएगा यहाँ से, ठीक है, देखो ये, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे जो एलील होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर है, और यहाँ पे देखो क्या है, स्मॉल वाई, ठीक। देखो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 4 प्रकार के गैमीट जो बने हैं, इसमें 2 प्रकार के गैमीट एक टाइप के हैं और 2 टाइप के गैमीट एक टाइप पे हैं। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, तो आप बहका रहे हैं। देखो भैया मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, आप सोचिए यहाँ पे सर, थोड़ा देखिए ये जो गैमीट है और ये वाला जो गैमीट है, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला और लास्ट वाला, ठीक है, ये दोनों आप देखोगे तो ये पेरेंटल टाइप का है, मतलब ये उसमें वो गैमीट बन रहा है जो पेरेंट में बना था। देखो यहाँ पे जो गैमीट बना था, देखो क्या गैमीट बना था, देखो एक कैपिटल वाई आया, एक मतलब एक कैपिटल आ रहा है, एक कैपिटल वाई आया, यहाँ पे देखो ये बन गया, और यहाँ पे देखो क्या बना था, ये देखो स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। ये देखिए एक गैमीट ये बना था, एक गैमीट ये बना था। देखिए वही कंडीशन तो यहाँ पे आ रही भैया, ये देखो पेरेंटल कंडीशन है, ये गैमीट वो बन रहा है जो पेरेंट ने बनाया था। तो इस दोनों गैमीट को क्या कहते हैं, इन दोनों गैमीट को कहते हैं पेरेंटल गैमीट या फिर पेरेंटल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेरेंटल टाइप, ठीक है, मतलब ये जो गैमीट है वो ऐसे गैमीट है जो पेरेंट ने बनाए थे, ठीक वैसे ही गैमीट है। लेकिन अभी आप इसमें देखो, इसमें क्या हो गया है, इसमें मतलब एक इसका कैरेक्टर है तो एक इसका कैरेक्टर, देखो एक कैपिटल आर तो इसका कैरेक्टर था, लेकिन स्मॉल वाई इसका कैरेक्टर था, ठीक है। तो इस दोनों कंडीशन में क्या हुआ था, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप के गैमीट को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है ना। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप। देखो तो आप अभी देखो मेंडल जी ने क्या कहा था, फिर से ध्यान से देखिएगा कि आधे गैमीट जो है वो किस टाइप के हैं, वो पेरेंटल टाइप के हैं, मतलब जिस तरह से हमारे उनके माता पिता थे उस तरह के 50% ऐसे गैमीट बनेंगे, लेकिन 50% गैमीट ऐसे बनेंगे जो रिकॉम्बिनेंट टाइप के होंगे। आई बात समझ में। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मेंडल जी ने कहा कि 50% ऐसे गैमीट होंगे जो कैसे होंगे, पेरेंट टाइप के होंगे, लेकिन 50% ऐसे गैमीट होंगे जो कैसे होंगे, जो रिकॉम्बिनेंट टाइप के होंगे, जिसमें मतलब मातृपक्ष का भी क्रोमोसोम होगा और पितृपक्ष का भी क्रोमोसोम होगा। ऐसे गैमीट को क्या कहेंगे, ऐसे टाइप ऑफ मतलब क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमीट, ठीक है। अच्छा, तो यही था हमारा ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। बेसिकली इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि होमोलॉगस को मतलब एलील जो होता है अपने किसी भी दूसरे कंपैरेटिव एलील के साथ जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जो एलील लोकेट कर रहा है वो अपने होमोलॉगस क्रोमोसोम के ही साथ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो इसमें एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे स्थित जो एलील है वो दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के एलील किसी भी इसमें या फिर इसके साथ भी जा सकता है, इसके भी साथ जा सकता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या सीखा कि इसमें जो गैमीट बनते हैं 50% पेरेंटल टाइप के बनते हैं और 50% किससे बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप के, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखो तो भैया देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने विधिवत खत्म कर लिया है। अब इसमें इससे ज़्यादा समझने के लिए कुछ नहीं बचता, ठीक है। मैंने बेसिक इसका बता दिया है, आपको सब कुछ इसमें बता दिया है। आपने सिर्फ क्या करना है कि इसको रिवाइज करना है, और अगर आप इसको रिवाइज कर ले जाते हैं तो क्या होगा, आप इसमें कमांड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं नहीं समझता कि अब फिर से मैं पनेट स्क्वायर बनाऊँ और फिर से उसमें मतलब सारे चारों गैमीट को रखूँ, फिर आपको दिखाऊँ कि भैया जो रेशियो आ रहा है वो 9:3:3, मतलब 9:3:3:1 अनुपात आ रहा है। क्या इसकी ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। तो इस चीज़ को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। जो मैंने अभी पढ़ाया इसको भी पढ़ाया था, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं बताई गई थी कि जो रिकॉम्बिनेंट टाइप होती है वो 50% होती है और जो पेरेंटल टाइप होती है वो 50% होती है। उसमें आपको ये नहीं बताया गया था कि मतलब जो एलील होता है वो किसी भी एलील के साथ जाने के लिए स्वतंत्र होता है इंस्टेड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। इतना आपने इसमें सीखा। अच्छा, तो देखिए जब मेंडल साहब तो अपना लॉ देख के चले गए भैया, मर गए,
तो मैं बताऊं कि 20वीं सदी के शुरुआत में लगभग 1910-12-13 के जब दशक चल रहा था, दूसरा दशक चल रहा था, तो उस समय एक बहुत ही महान साइंटिस्ट आए थे, टी एच मॉर्गन। इनका नाम कभी सुना क्या? सुना इनका नाम? मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहते हैं? टी एच मॉर्गन को। ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था? वो था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि जब भी मैं बायोलॉजी में नाम लिखता हूं, कुछ भी लिखता हूं, तो सबके नीचे अंडरलाइन नहीं करता कभी। आप देखो मैंने कहीं पर अंडरलाइन किया है क्या? देखो यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, वहाँ भी नहीं, लेकिन उनके नीचे क्यों किया? उनके नीचे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मैंने इसको पूरा अंडरलाइन कर दिया? भैया आप देखो, सीखो इस चीज़ को। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। लिनियर साहब ने कहा था कि जब हम किसी भी किसी भी लिविंग बीइंग का नाम लिख रहे होते हैं तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जेनरा, दूसरा होता है स्पीसीज। जेनरा और स्पीसीज दोनों को अलग अलग लिखते हैं। जेनरा के पहले लेटर को हम कैपिटल से लिखते हैं और स्पीसीज के पहले लेटर को हम स्मॉल से लिखते हैं, और दोनों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। यही था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो एक टॉपिक हमने 11th की भी कवर कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाह 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 भाई वाह, हमने क्या तीर मार दिया, वाह ठीक है, क्या बात है। देखो आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन। क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है, किसका एक्सेप्शन? एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, जो मेंडल साहब ने बताया कि भैया जो गैमीट होंगे पेरेंटल टाइप के, देखो मैं यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताया कि 50% जो गैमीट होंगे, देखो 50% गैमीट कैसे होंगे? पेरेंटल टाइप के होंगे, पेरेंटल टाइप के होंगे, और 50% गैमीट जो होंगे वो कैसे होंगे? वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के होंगे। कैसे? रिकॉम्बिनेंट टाइप के होंगे। अच्छा, तो ये बात बता रखी है पहले से मेंडल ने, और इस चीज़ को हम यहाँ पे देखो बिठा के रख लेते हैं, इस चीज़ को हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये देखो लिख रहे हैं हम, एक क्वेश्चन में लिख ले रहे हैं। अब देखो इसका एक्सेप्शन क्या है। टी एच मॉर्गन जी जब अपने ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने बार बार देखा कि जो ये मेंडल जी ने ये दिया था इक्वेशन कि 50% रिकॉम्बिनेंट होगा, 50% पेरेंटल होगा, ये नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उस कंडीशन में उन्होंने एक बताया कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। उसको उन्होंने एक नया टर्म दिया, लिंकेज। कहा भैया लिंकेज जो है ना, लिंकेज के कारण ये जो हमारा परसेंटेज है 50-50 जो मेंडल साहब ने बताया था, वो बहुत लकी थे कि उनके कंडीशन में लिंकेज नहीं हुआ था। जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था सब में सबके जो एलील थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रोमोसोम एक ही जो एलील होते हैं, कई कैरेक्टर के एलील एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आप थोड़ी सी शायद हो सकता है कि आपके दिमाग में मेरी बात ना बैठ रही हो, तो देखो मैं आपको बताऊं कि जो एलील होते हैं जो जीन होते हैं, एक जीन जनरली एक कैरेक्टर को कंटेन करता है, एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। अच्छा अगर आप सोचो कि हमारे अंदर तो हज़ारों कैरेक्टर है, देखो अगर ध्यान से तो लाखों कैरेक्टर है। इसका हमारे अंदर लाखों क्रोमोसोम होना चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया कि भैया ये देखो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, इस पे एक एलील है कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम एक ही एलील को कंटेन करता तो भैया अगर मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट में देख लिया जाए तो 7 इतने ढेर सारे क्रोमोसोम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जैसे अभी मान लो हम कुछ कैरेक्टर बना रहे हैं, जैसे मान लो आपके बाल काले हैं, ऐसे आप सोच सकते हो क्या गिनाऊं कि अगर ऐसा हो कि एक क्रोमोसोम सिर्फ एक कैरेक्टर को कंटेन करे, एक कैरेक्टर को रेगुलेट करे, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में हमारे जो सेल है उसमें लाखों हजारों क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में सिर्फ 46 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं।
इसका मतलब ये कि एक क्रोमोसोम पे बहुत ढेर सारे जीन हो सकते हैं। ठीक है, देखो मतलब देखो अगर ये मान लो हमारा क्रोमोसोम है, ये देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, अगर ये हमारा क्रोमोसोम है तो इस पर बहुत ढेर सारे एलील होंगे। ये देखो एक जीन, 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन, 5 जीन, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये सारे जीन है। बहुत मतलब तो इतना ही दिखाया है, एक्चुअली इतना नहीं होता, बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप पढ़ेंगे मैं आपको इसी मतलब जब मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो ये बेसिकली जो क्रोमोसोम होता है ना, ये डीएनए का कंडेंस्ड पार्ट होता है। मतलब बहुत लंबा जो डीएनए होता है उसको अगर आप मतलब जैसे यूँ समझो कि आपने रील देखी होगी अगर सिलाई की, तो आप देखे होंगे कि नीचे एक मतलब कागज़ का होता है गोल कुंडली टाइप का, और उस पर धागा लपेटा हुआ होता है। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम जस्ट लाइक दैट रील। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मतलब आप समझो कि उतना ज़्यादा डीएनए होता है जितना उसमें रील लपेटी हुई होती है, जितना धागा होता है। ठीक है, तो और डीएनए कंटेन करता है बेसिकली जीन को। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम में बहुत ढेर सारे जीन हो सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि कोई कैरेक्टर को कंटेन करने वाला जीन यहाँ पे हो, जिस अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो मान लो एक कैरेक्टर को जो रेगुलेट कर रहा है जीन इस होमोलॉगस, मतलब मान लो एक होमोलॉगस पूरा क्रोमोसोम बना ले रहे हैं, ये देखो इस तरह से, देखो बना लिया। अच्छा देखो, इसको एक कैरेक्टर को कंटेन करने के लिए जीन यहाँ पे अब सेम इसका जो एलील होगा उसके सामने होगा, भैया पेयर करने के लिए होगा कि नहीं होगा। अच्छा मान लेते हैं ये जो एलील है वो ए मतलब कैपिटल ए। ठीक है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो मैं नहीं कर रहा। अच्छा अभी मान लेते हैं इतने सारे जीन है, तो एक जीन मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ भैया, एक जीन देखो यहाँ पे जो ये वाला जीन है ये दूसरे कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, और इस जीन को मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल बी, और यहाँ पे सामने भी वही उसी का एलील होगा कैपिटल बी। ठीक है, अच्छा अब देखो जब ये गैमीट बनाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये जो एक क्रोमोसोम है ये एक गैमीट में जाएगा, और ये जो दूसरा क्रोमोसोम है ये दूसरे गैमीट में जाएगा। आई बात समझ में आई कि नहीं है, ज़रा बताना। आई, देखो फिर से बता रहा हूँ, जब मियोसिस होगी, जब गैमीट बनेगा तो ये एक क्रोमोसोम एक में जाएगा, और ये जो दूसरा क्रोमोसोम है ये दूसरे में जाएगा। देखो तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो मैं इसको छोटा सा बना रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा आ नहीं पाएगा यहाँ पे, तो मैं छोटा सा बना रहा हूँ। और टॉपिक हमारी चल रही है लिंकेज, मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ लिंकेज। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सहलग्नता, अंडरलाइन नहीं रहेगा। ठीक है, लिंकेज। अभी देखो इसको छोटा छोटा बना दे रहा हूँ यूँ इस तरह से, देखो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अगर ना बना के मैं इस तरह से बना दूँ तो कोई दिक्कत है क्या आपको? मान लेते हैं क्रोमोसोम है, ठीक है, नो दिक्कत। ये जो मान लो 2 क्रोमोसोम है, एक जो हमारा एलील है वो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक देखो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक, ये कैपिटल ए था। ठीक है, ये कैपिटल बी था, और यहाँ पे देखो जो ये देखो एक साइड हो गया, मान लेते हैं मेल साइड हो गया, और इसकी हमको क्रॉस करानी है, किससे? फीमेल से करानी है। मान लेते हैं इस पर जो एलील था वो रिसेसिव था भैया, और यहाँ पे मान लेते हैं जो एलील था वो स्मॉल ए था, वहाँ पे जो एलील था वो स्मॉल बी था, यहाँ पे जो एलील था वो स्मॉल बी, सॉरी ये स्मॉल ए था, और ये वाला क्या था? स्मॉल बी था। आई बात समझ में? अच्छा अब देखो यहाँ पे जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, देखो इसमें कितने टाइप के गैमीट बनेंगे जरा बताओ। देखो एक क्रोमोसोम ये वाला जाएगा एक गैमीट में, ये वाला आ जाएगा एक गैमीट में, बनाएगा स्पर्म। ठीक है, देखो एक वाला एक ये गया एक क्रोमोसोम में एक गैमीट में, और ये गया एक गैमीट में। ठीक, बनाया स्पर्म, एक स्पर्म ये हो गया, एक स्पर्म ये हो गया। ठीक है, ये मेल साइड से मिल गया। अब देखो ये देखो जो हमारा क्रोमोसोम है, ये जब इसमें मियोसिस होगी तो एक जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक में जाएगा, और ये जो दूसरा वाला होमोलॉगस क्रोमोसोम है दूसरे गैमीट में बनाया जाएगा और बनाएगा ओवा। ठीक है, अब ये दोनों फर्टिलाइज जब करेंगे, जब दोनों में क्रॉसिंग होगी तो क्या बनेगा, देखो जो हमारा जाइगोट बनेगा उसमें देखो ये वाला हो गया। देखो मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, सेम बना रहा हूँ, इधर कर दिया, और इसको देखो ये इधर कर दिया। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब इधर देखो क्या होगा, स्मॉल
मतलब स्मॉल ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल बी हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे क्या होगा ये कैपिटल बी है। ठीक है। अच्छा अभी आप सोचो ये जो है अगर इसमें अगर हमको फिर से मियोसिस कराने, क्योंकि भैया मेंडल 3 काम कराते थे। पहले वो क्या करते थे, पेरेंट को सेलेक्ट करते थे और वो जानते थे कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे, वो प्योर ब्रीड है। तो प्योर ब्रीड उन्होंने क्या कराते थे, वो क्रॉस कराते थे, फिर अपन फिलियल जनरेशन प्राप्त करते थे, फिर उसमें वो क्या कराते थे, सेल्फिंग कराते थे। तो सेल्फिंग के लिए मैं बताऊँ कि इसमें अब गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो ज़रा आप बताइएगा कि कितने टाइप के गैमीट बनेंगे। भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस में करा रहा हूँ, देखो 2 कैरेक्टर को लेके चल रहा हूँ। एक कैरेक्टर ये ए एलील है, ये एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, ये जो कैपिटल बी है, और ये एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, इसका डोमिनेंट वाला कंडीशन, ये इसका रिसेसिव वाला कंडीशन है। आई बात ना समझ में। अच्छा अभी देखो यहाँ पे आया इतना हुआ। अब देखो जब इसमें वो होगा, दैट मीन मतलब मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो क्या आप इतना नहीं इमेजिन कर सकते, क्या आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे देखो ये वाला जो क्रोमोसोम होगा ये जाएगा एक गैमीट में, क्यों, सही है ना, और ये वाला जो है ये जाएगा एक गैमीट में। मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो गैमीट बन रहे हैं वो 2 ही टाइप के बन रहे हैं। मतलब F1 फिलियल जनरेशन में भी जो गैमीट बन रहे हैं कितने टाइप के बन रहे हैं, 2 टाइप के। ठीक, देखो एक डोमिनेंट वाला बन रहा है, एक रिसेसिव वाला बन रहा है। दैट मीन कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में 100% क्या 100% जो गैमीट बने वो कैसे हुए, पेरेंटल हुए। मतलब सब के सब कैसे हुए, पेरेंट टाइप के हुए। और ऐसा कोई भी गैमीट नहीं बना जिसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों टाइप का कैरेक्टर हो। देखो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, देखो मैंने उसमें आपको क्या पढ़ाया था कि देखो एक ये गैमीट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। उसमें मैंने अलग अलग दिखाया था, भैया कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है। ठीक, फिर इसमें हमने कराया था, क्रॉस कराया था, उस कंडीशन में देखो क्या बना था, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और जो इधर आया था वो था कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, यही तो बना था। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 2 कैरेक्टर, एक ये है एक ये है, यहाँ पे भी 2 कैरेक्टर है, एक ये है एक ये है। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें मैंने बताया था कि 4 प्रकार के गैमीट बनते हैं, और जो 50% होते हैं वो पेरेंटल टाइप के होते हैं, और जो 50 टाइप के लेफ्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जो देखा इन्होंने टी.एच. मॉर्गन साहब ने देखा कि यहाँ पे जो गैमीट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, 100% एक ही टाइप के बन रहे हैं, दैट इज पेरेंटल टाइप। मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप का हो ऐसा कोई गैमीट है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन था इनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि टी.एच. मॉर्गन साहब ने आगे बताया कि ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें 100% बने, एक मतलब 100% पेरेंट टाइप का ही गैमीट बने, ऐसा कोई केस नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि देखो इसमें जो जीन है, देखो जीन 2 कैरेक्टर के जीन एक ही क्रोमोसोम पे उपस्थित हैं, एक ही क्रोमोजीन पर लिंक्ड है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लिंकेज कहते हैं। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, कई बार लड़के बड़ा कंफ्यूज होते हैं सर लिंकेज क्या होता है। प्रोसेस पूरी मैंने डिफाइन कर दी है, पूरा बता दिया है। सिर्फ आपको इतना कहना है कि इसमें जिन 2 कैरेक्टर की हम स्टडी कर रहे होते हैं, अगर उन दोनों ही कैरेक्टर के जीन एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए टी.एच. मॉर्गन साहब ने आगे ये कहा कि भैया 100% ऐसा मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जिसमें 100% जो पेरेंटल टाइप के गैमीट आ जाएं। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो गैमीट हैं वो थोड़ी सी कम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सब पेरेंटल टाइप किया जाए। थोड़े से कम हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक नई दूसरी प्रोसेस को बताया जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। देखो अब हम नई हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, लिंकेज यहीं पे ख़त्म हुआ, आगे चलते हैं क्रॉसिंग ओवर में। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, देखो सॉरी अंडरलाइन तो रहेगा नहीं क्योंकि ये जनरल और स्पीसीज नहीं है। ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि ये जब
जब ये दोनों सेपरेट हो रहे होते हैं मियोसिस के दौरान, तो देखो ऐसे होते हैं। देखो पहले कैसे होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे होते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे, ठीक है। जब इनका सेपरेशन होना होता है तो ये ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसे दूर दूर नहीं रहते हैं, बड़े पास पास होते हैं। देखो ऐसे होते हैं, ये ऐसे और ऐसे। देखो यहाँ पे ऐसे और ये देखो ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर देखो जब दोनों अलग होते हैं ना, जब ये अलग होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाला जो क्रोमोसोम का पार्ट है इस वाले क्रोमोसोम से चिपक जाता है, और ये जो इतना पार्ट है, देखो थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, इतना बड़ा, ठीक है। और ये वाला जो क्रोमोसोम का इतना वाला पार्ट है वो इस वाले क्रोमोसोम से लग जाता है, ठीक है। जब ये वाला क्रोमोसोम का पार्ट इससे लग जाता है, ये वाला क्रोमोसोम का पार्ट इससे लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब देखो मैं फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ, इस तरह से शायद थोड़ा सा कम समझ में आए। देखो देखो, ये देखो हो गया, ये देखो हो गया, और ये देखोगे। देखो अब इस कंडीशन में क्या हुआ ना, इतना जो ये देखो जो हरा वाला दिख रहा है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है अलग वाले रंग से। इस कंडीशन में क्या होता है, इतना जो क्रोमोसोम होता है यहाँ से चिपक जाता है। मतलब देखो ये देखो, ये वाला क्रोमोसोम, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये वाला जो क्रोमोसोम है ये यहाँ से चिपक गया, ठीक। आई बात समझ में? बहुत आसान है, बहुत आसान क्रॉसिंग ओवर है। इससे आसान पूरी बायोलॉजी में कुछ है ही नहीं। देखो आगे देखो, ये हो गया और ये देखो इधर हो गया। अब इसमें क्या हुआ होता है कि इधर ये वाला जो उस वाले क्रोमोसोम का पार्ट था वो वाला ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। देखो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ इतना ही है। देखो मियोसिस के दौरान ये होता है, क्या होता है, देखो बहुत सिंपल, इस चीज़ को मैं फिर से पढ़ाऊंगा जब आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब आपको वेरिएशन पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो, और फिर पढ़ाऊंगा तब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन। बेसिकली शायद आपने सेल डिवीजन पढ़ रखा हो, ठीक है। देखो क्या होता है, जब मियोसिस हो रही होती है तो उस कंडीशन में जो क्रोमोसोम होते हैं ना इस तरह से फैले होते हैं, और जब इनका सेपरेशन होता है, जब ये दोनों अलग होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम के कुछ पार्ट का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब इस वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ये वाला क्रोमोसोम ले लेता है, और इस वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ये वाला क्रोमोसोम ले लेता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मतलब क्रोमोसोमल पार्ट का एक्सचेंज होता है, और इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और देखो जो वो थे टी.एस. मॉर्गन साहब थे, उन्होंने कहा भैया लिंकेज तो हुआ, लेकिन अब लिंकेज के बाद उसमें क्रॉसिंग ओवर भी हो गया, और क्रॉसिंग ओवर के चलते ही उसमें पेरेंटल कैरेक्टर के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर भी आ गए। देखो कैसे आ गए, देखो यही था ना। देखो मान लेते हैं ये वाला ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा सा रफ डायग्राम समझ लेते हैं। देखो ऐसे रहा होगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला रहा होगा वो ऐसे रहा होगा, ठीक। अच्छा, जब सेपरेशन हो रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट इस वाले क्रोमोसोम का पार्ट इससे लग जाएगा, और ये वाला पार्ट इससे लगेगा। देखो जब इसमें सेपरेशन हो जाएगा तो देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट इससे लग जाएगा और ये वाला पार्ट देखो इससे लग जाएगा। अगर मान लो कि ये वाले एक देखो 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 ये मान लो ए यहाँ है और बी यहाँ था शुरुआती केस में। देखो किस तरह से मैं एक ही क्रोमोसोम को लेकर चल रहा हूँ, देखो इस तरह से एक ही सिस्टर क्रोमैटिड को, ये मान लो एक कंडीशन थी, एक वाली कंडीशन ये थी, ठीक है। अगर मान लो शुरुआती कंडीशन ये था कि ए वाला यहाँ पे है और एक जो बी वाला है वो यहाँ पे है, और स्मॉल ए यहाँ पे है और स्मॉल बी यहाँ पे है, ठीक है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो रही थी तो उस समय क्या देखा गया कि भैया देखो ये वाला पार्ट ऐसे आया और ये वाला पार्ट जो दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट था वो ऐसे आया और इससे चिपक गया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे कैपिटल ए था, यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे कैपिटल बी था, ठीक है। और इस वाले पार्ट देखो इस वाले क्रोमोसोम में यहाँ पे स्मॉल बी था, यहाँ पे क्या था, स्मॉल ए था। आई बात समझ में? कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब देखो जब इसमें जब दोनों अलग होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ऐसे बनेगा और ये देखो ऐसे बनेगा,
अब देखो इसमें ये वाला जो बी वाला पार्ट था ये स्मॉल बी वाला आ गया, इसका इस वाले का आ गया, तो इसमें बी यहाँ पे आ गया, कैपिटल ए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखो पहले से ही स्मॉल ए था और लेकिन यहाँ पे जो पार्ट आ गया इस वाले क्रोमोसोम का वो देखो ये वाला, ये हो गया कैपिटल बी वाला। ठीक है, अब देखो क्या ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है कि नहीं है? रिकॉम्बिनेंट टाइप है। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने W और M से डिनोट किया है। देखो उसने इस तरह से डिनोट किया है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके बुक में किस तरह से, देखो इस तरह से, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यही चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे W लिख दिया है, यहाँ पे M लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो देखो इस तरह से अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो भी ये अलग हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट इस पर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इस पर चला आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इतना हुआ। अब देखो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्रॉसिंग ओवर, मान लो अभी तो यहाँ मैंने जो उदाहरण लिया है, यहाँ पे जो एलील थे वो बहुत दूर दूर थे, जो देखो जीन बहुत दूर दूर। अभी मान लो ये जो क्रोमोसोम मान लो है, पहले कंडीशन में देखा कि एक यहाँ था एक यहाँ था, इतने दूर दूर था, लेकिन दूसरी कंडीशन अगर हम मान लेते हैं एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में देखो अगर इस कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर यहाँ से होता है तो भी ये अलग हो जाएगा, अगर यहाँ से होता है तो भी अलग, यहाँ से होता है तो भी अलग, यहाँ से होता है तो भी अलग, मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखो तो यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस कंडीशन में हो रहा है तो भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस कंडीशन में हो रहा है तो भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो हमारे जीन है बहुत दूर दूर हैं और इसमें जो हमारे जीन है बहुत पास पास है। ठीक है, तो इस तरह का अगर हमको कंडीशन मिल रहा है तो इसको कहते हैं लूज लिंकेज। क्या कहते हैं? लूज लिंकेज। लेकिन अगर हमको ये जो लिंक्ड जीन है, जो हमारे संलग्न जीन है, जो लिंक्ड जीन है, अगर वो बहुत करीब करीब है तो इस कंडीशन को कहते हैं टाइट लिंकेज। ठीक है ना, तो यही कारण था, देखो यही क्रॉसिंग ओवर यही कारण था कि वहाँ पे पेरेंटल टाइप के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट टाइप भी आए। ठीक है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि अगर जो एक्सपेरिमेंटल एनसीईआरटी ली है वहाँ पे कहा है कि ये जो लूज लिंकेज है इस कंडीशन में जो रिकॉम्बिनेंट आता है वो आता है 37.2%। ठीक है, कितना? 37.2% आता है रिकॉम्बिनेंट टाइप, और बचा हुआ जितना होता है वो सारा का सारा कैसा आता है? सारा का सारा आता है पेरेंटल टाइप। जबकि अगर हम टाइट लिंकेज की बात करें तो उस कंडीशन में जो ये होता है, मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप का जो गैमीट बनता है वो बहुत कम बनता है, मतलब 1.2% समथिंग। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देखो लिंकेज। देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमारा पढ़ लिए लाभ, इंडिपेंडेंट और शॉर्टमेंट पढ़ लिया, फिर उसका एक्सेप्शन हमने लिंकेज पढ़ लिया, क्रॉसिंग ओवर भी पढ़ लिया है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो हम फिर अगले लेक्चर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, इतना जितना मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी इसको बहुत ही टफ लैंग्वेज में दिया है, इस चीज़ को आप नोट्स ज़रूर बना लेंगे। मैं इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने रखा हूँ, बहुत सिंपल है। इस चीज़ का आप नोट ज़रूर बनाएंगे और इतना आप रट के आएंगे तो मैं अगली क्लास में जब मिलूँगा तो इससे आगे चलूँगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।